Hello everyone, welcome back to the another current affairs session of Hello Scholar. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अभी तक जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें एंड हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इन चारों में से 4 ऑप्शन दिए, सऊदी अरेबिया, यूएस, इंडिया या ओमान। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है? तो बच्चों लास्ट ईयर के हिसाब से तो सऊदी अरेबिया करती है, बट अभी 2022 में यूएस जो है वो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बनता जा रहा है वर्ल्ड का। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो जब यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है तब से तो सबको पता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं और ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ है जिनका ट्रेड जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है इस वॉर की वजह से। यूएस ने क्या किया, सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, है ना। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी शॉप्स वे यू गो परचेज वॉट जस्ट यू वॉन्ट नॉट वॉट यू नीड, सॉरी वॉट यू नीड नॉट वॉट यू वॉन्ट, यानी कि आप वहाँ पर जाकर वो खरीदते जिसकी आपको ज़रूरत है ना कि जिसकी आपको चाहत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? वेयर यू गो पिकअप थिंग्स एंड बार्गेन एंड परचेज इट ऑन द लो प्राइस। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? वेयर यू गो टू द शॉप, pick up things on your own, keep money in the box and there is no shopkeeper, none of the above। जल्दी बताइए बच्चों, इन चारों में से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको जितना सामान चाहिए आप लेंगे, पैसे खुद से रखेंगे और जो चेंज होगा उसको लेकर आप आ जाएंगे और वहाँ पर आपको कोई शॉपकीपर नहीं मिलेगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑनेस्टी शॉप का। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि जो बच्चे हैं ना, स्कूल्स में सेटअप किया जाएगा खाने पीने के आइटम्स में और स्टेशनरी आइटम्स में, ऑब्वियस ही बात है उस पर चेक तो रखा ही जाएगा। ये क्या करेगा, बच्चों में एथिक्स और मोरालिटी को इंक्रीज़ करेगा। जब एक इंसान ऑनेस्ट होता है तो फिर वो हर फील्ड में ऑनेस्ट होता है और अपना बेस्ट देता है। देयर इज़ नो लाई इन हिज वर्क, राइट। तो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो ऑनेस्टी शॉप्स का कॉन्सेप्ट स्कूल्स में लेकर आया जा रहा है। जैसे न्यूज़ में आपने बहुत बार देखा होगा कि इंटरनेशनल मतलब दूसरे कंट्रीज़ को दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लावर शॉप है, वहाँ पर आप जाइए, आप पैसे रखिए, सामान उठाइए और आ जाइए। जितना जो भी चेंज होता है आप खुद से रखिए। तो पैसे भी खुले रखे होते, सामान भी खुला रखा होता है, कोई वहाँ से चोरी नहीं करता, कोई उसका नुकसान नहीं होता, जितना जिसको चाहिए होता है। तो इट रिप्रेजेंट दी ऑनेस्टी, है ना, रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें जो एथिक्स होती है ना इंसान के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है। तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सुजीत पटवर्धन हैज़ रिसेंटली डाइड। ही वॉज एन environmentalist, एक्टिविस्ट, फ्लूइड प्लेयर, एक्टर और अ सिंगर। 4 ऑप्शन है, ये कौन थे बताइए बच्चों? ये थे इन्वायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट। ये एक्टिविस्ट थे, ये क्या करते थे, इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करते थे और उसके लिए आंदोलन भी करते थे। इन्होंने परिसर, ही इज़ द फाउंडर ऑफ परिसर, और इन्होंने प्रोटेस्ट किया है बहुत सारे कंट्रीज़ ऑल ओवर द कंट्री। किस चीज़ के लिए? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जैसे कि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उससे उनको लग रहा है कि इससे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो ही यूज़ टू सजेस्ट सम वेज़ जैसे कि इन्वायरमेंट, वो कंस्ट्रक्शन भी हो जाए प्लस इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, रोड्स हैं, रोड्स में फिर साइकिलिंग पाथ होना चाहिए। जो फुटपाथ है उसको इंक्रीज़ कर, उसका जो साइज़ है, उसको जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ऐसे बहुत सारे चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्लस इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसमें भी, प्लस इंडिया की जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसमें भी। इन्होंने छोटे छोटे वेज ऐसे बताएं जिससे कि आपका जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? COP27 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में ये हेल्ड होगा? सीरिया, इजिप्ट, इंडिया या फिर बांग्लादेश? ये कौन सी कंट्री में कंडक्ट करवाया जाएगा COP27? तो बच्चों ये कंडक्ट करवाया जाएगा इजिप्ट में।
ठीक है, ये इजिप्ट में होगा। अब COP क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ वो कंट्री अटेंड करती है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया था। और ये ट्रीटी कब फोर्स में आई थी, इट केम इनटू फोर्स इन 1994, यानी वहाँ उस ईयर से ये जो ट्रीटी है इसको लागू किया गया था। ठीक है, नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस होगी, कहाँ पर होगी, इजिप्ट में होगी। क्या बोलते हैं हम इसको, COP27। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन है आपके लिए COP26 कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी। यू विल आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट आया है, व्हाट इज़ डर्टी बॉम्ब। ये इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे UPSC में बने, बाकी छोटे एग्जाम्स में बने, बट ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये क्या है, इट इज़ अ वेपन, it is an ultimate bomb that destroys everything. It is the same as a nuclear bomb. It combines radioactive material with explosive. ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या। वेपन की जगह ना आप यहाँ पे मिसाइल कर दो। So इट इज़ नॉट एन अल्टीमेट बॉम्ब दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। ये क्या करता है, ये इट कंबाइंस रेडियो एक्टिव मटीरियल विद एक्सप्लोसिव। जैसे बॉम्ब्स होते हैं ना, ये भी एक तरीके का बॉम्ब ही है। इट कंबाइंस, इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे डिफरेंट है कि न्यूक्लियर बॉम्ब में ना एक्सप्लोजन के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डर्टी बॉम्ब में क्या किया जाता है, ऐसा ये बॉम्ब है कि जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को स्प्रेड करता है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी में रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं, वो क्या रेडिएशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, इंसान को अंदर से ख़राब कर देती है। इट इज़ लाइक पॉइजन टू ह्यूमन बॉडी। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था कि टिल डेट द जनरेशन ओवर जनरेशंस आर इफेक्टेड बाय द रेडियो एक्टिव एटम बॉम्ब दैट एक्सप्लोडेड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट। तो ये भी उसी तरीके से काम करती है कि क्या करेगी, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा, लेकिन उससे रेडियो एक्टिव वेव्स जो रेडिएशन है वो फैलती रहेंगी, और जो भी लोग हैं, इंसान हैं, जो भी आपकी एनिमी कंट्री है, वहाँ पर लोगों को इस तरीके से नुकसान होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा, रेडिएशंस ऐसे फैलेंगी, है ना। तो ये तो और भी ज़्यादा गलत बात हो गई, राइट। तो इसीलिए इसका नाम रखा है डर्टी बॉम्ब। अच्छा, इसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होता है, सीजियम 137 RDX एक्सप्लोसिव और कॉम्बैट 60 हाई एनर्जी गामा रेज एमिटर्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका कुछ कॉम्पोजिशन होता है। कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट डर्टी बॉम्ब पे बनेगा कि ये किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को हार्म कर रहा है, पहली बात तो ये, और ये कैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह ये बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर बॉम्ब तो कम क्या बोलते हैं उसको, कम हार्मफुल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो सोचो ये कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा, जब न्यूक्लियर बॉम्ब इतना हार्मफुल होता है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा हार्मफुल है। एंड अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक एरियल गामा स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम जो है वो मीटर सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं, या तो मतलब कोई भी सॉलिड लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें से भी पता चल रहा है कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। प्लस अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है, चाहे वो शील्डेड है, हिडन है, कहीं पर भी है, ये जो एरियल गामा रे स्पेक्ट्रोमीट्री सिस्टम है ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। सो दिस इज़ इंडिया स्टैंड ऑन दिस डर्टी बॉम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज़ माना पास लोकेटेड। माना पास, ये डूगरी पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर या फिर ले। जल्दी बताइए बच्चों। अब कैसे याद रखेंगे इसे, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। कौन नहीं मानता है, चाइना कभी मानता नहीं है अपनी हरकतों से, है ना। तो आप ऐसे याद रखोगे कि ये इंडो चाइना बॉर्डर पे है, उत्तराखंड में है ये माना पास। और ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि माना पास और माना विलेज को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया है, यानी उसकी नींव जो है वो रख दी है। अब इस विलेज को इस पास से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये कहाँ पर है, इट इज़ इन उत्तराखंड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किससे आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनेगा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में ही है। क्यों ये इंपॉर्टेंट, क्यों ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, क्योंकि जो माना पास है ना,
ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ही है, उसके बीच में पड़ता है ये पास, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि माना पास और माला विलेज को कनेक्ट करने का फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट से, साइंस एंड टेक से। रिसेंटली 36 सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड इन लियो, दे हैव बीन लॉन्च फ्रॉम विच स्टेशन? बहुत सारे लॉन्चिंग स्टेशन हैं इंडिया में जहाँ से मिसाइल्स रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो ये जो 36 मिसाइल्स 36 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करी गई हैं लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में, ये कहाँ से करी गई हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए बच्चों। एक्चुअली इंडिया में यही 3 स्पेस स्टेशन है जहाँ से लॉन्च किया जाता है रॉकेट्स, ठीक है। तो इन तीनों में से ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, जिसे हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी सुनते हैं कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी। कहाँ से करी थी हमने? सतीश धवन स्पेस स्टेशन से करी, स्पेस सेंटर से करी थी, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। ये न्यूज़ में, ये मूवी में भी आया था, जो मिशन मंगल मूवी थी, मिशन मार्स मिशन मंगल। तो उस मतलब वो जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी वो भी इसी स्पेस स्टेशन से लॉन्च करी गई थी, सतीश धवन स्पेस स्टेशन, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। न्यूज़ में एग्जाम्स में इस चीज़ से क्वेश्चन, इस स्पेस स्टेशन से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं कि ये स्पेस स्टेशन कहाँ पर है, पर्टिकुलर सैटेलाइट कौन से स्टेशन से लॉन्च करी गई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो 36 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च करी गई। इसमें एक यूएस की भी सैटेलाइट है। इससे क्या हुआ, जब इंडिया ने ही सैटेलाइट लॉन्च करी तो इसके बाद से इंडिया जो है बाकी कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स भी अब आगे से लॉन्च किया करेगा, ठीक है। तो इंडिया उस स्फेयर में भी अब आगे बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज के ऊपर, वीक्स के ऊपर। व्हेन इज़ द डिसआर्मामेंट वीक इज़ सेलिब्रेटेड? डिसआर्मामेंट वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल फिक्स टाइम पे किया जाता है। 17 टू 23 अक्टूबर, 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, 24 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, और नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है आपके पास, अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डिसआर्मामेंट वीक का मतलब क्या हो गया? जैसे ये फोटो दिख रही है कि नो आर्म्स, वही है डिसआर्मामेंट वीक, ठीक है, कि आप कोई आर्म्स जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। 24 टू 30 अक्टूबर हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1952, ठीक है बच्चों। उन्होंने सब साइन किया था कि हम इस वीक में, ताकि हम पीस एस्टैब्लिश कर सके ऑल ओवर वर्ल्ड। एटलीस्ट इस टाइम पर कोई भी वेपन, कोई भी आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फ्रॉम इकोनॉमी। ये कह रहा है व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्हेन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन इज इक्वल, व्हेन इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, और ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? देखो आप इसको एक ना सीसॉ की तरह देखो। आई होप आई एम एबल टू ड्रॉ द सीसॉ प्रॉपरली, यस, ठीक है। ये सीसॉ की तरह देखो। तो सीसॉ में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, है ना। तो एक तरफ होगा आपका इम्पोर्ट और एक तरफ होगा आपका एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा बराबर होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर होते हैं। ये इकोनॉमी में जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। हु हैज़ वन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? यूएस का ग्रैंड प्रिक्स जो होता है, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? इट इज़ अ मोटर रेस, ठीक है। मोटो जीपी भी बोलते हैं हम इसको, जीपी रेस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वीरस्टेपन, एंड्रिया डोविज़ो,
जॉन्स, ज़ार्को। ये 4 ऑप्शन है, ये चारों क्या हैं, ये चारों हैं मोटो रेसर हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कार्स होते हैं ना, वहाँ पे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग कंपनी से अलग अलग कंपनी से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं। जैसे लुइस हैमिल्टन जो हैं वो हैं मर्सिडीज से, मैक्स वीर स्टेपन है रेड बुल से, ऐसे ही अलग अलग कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग कंपनी से एसोसिएटेड है। सो जो यूएस का जो ग्रैंड प्रिक्स 2022 है, दैट हैज़ बीन वन बाय मैक्स वीर स्टेपन, और इन्होंने 10-15 अलग अलग कंट्रीज़ की जो ग्रैंड प्रिक्स है, जो मोटो जीपी रेस है, वो भी जीती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, दैट सेज मैक्स वीर स्टेपन हैज़ वन द ग्रैंड प्रिक्स यूनाइटेड स्टेट्स 2022. So that's all for this video. I hope you guys liked the session, and if you have liked the session, kindly hit the like button, subscribe to our channel, join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.